हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सीए फाइनल लॉ की पढ़ाई कैसे की थी मैंने, और मुझे 58 स्कोर आया था। अभी जो मई 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें आई स्कोर्ड 58 मार्क्स। तो मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी और लास्ट एग्जाम के डेज पे मैंने क्या एक्जैक्टली स्ट्रेटेजी लगाई थी और मुझे 58 स्कोर कैसे आया। 58 इज नॉट अ गुड रियली एक्सलेंट स्कोर, बट इट इज नियर एग्जाम्शन। सो मेरा एग्जाम्शन 2 मार्क्स से लूज हुआ था और फर्स्ट अटेम्प्ट में दिसंबर 2021 में आई स्कोर्ड 29 मार्क्स। सो यू कैन सी द ट्रांजिशन 29 to 58। सो मैंने क्या किया, कैसे पढ़ाई की, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखो, उससे आपको जरूर कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लॉ, सीए फाइनल लॉ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग। वन इज कॉर्पोरेट लॉ एंड वन इज इकोनॉमिक लॉ। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट लॉ की बात करते हैं। तो लॉ में बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में 2 सब्जेक्ट्स है थियरी वाले, एक है ऑडिट और एक लॉ। तो चलिए रट्टा शुरू करते हैं। लॉ की कोई तो मोटी किताब ले ली और सारे आंसर्स रट्टा मारना शुरू कर दिया। लेकिन लॉ और ऑडिट भले ही दोनों थियरी सब्जेक्ट्स है, लेकिन लॉ और ऑडिट को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडिट में कैसे होता है, यू नीड टू राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स एंड एग्जैक्ट लाइंस सो एज टू गेट द मार्क्स। बट लॉ में कैसा है, वंस यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो। तो ये लॉ भले ही आप हम लोग बोलते हैं कि थियरी सब्जेक्ट है, रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट लॉ में कंपेरेटिवली कम रट्टा और मोर कॉन्सेप्ट्स है। तो एक गलती जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे की थी कि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे मॉक टेस्ट, आरटीपी, एमटीपी जो भी होता है उसमें से सारे क्वेश्चंस रट्टा मार लिए या फिर पूरा रट्टा मारने की कोशिश की। लेकिन कॉन्सेप्ट्स पे मैंने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया कि बीओडी चैप्टर में क्या है, वहां पे कैसा है, कौन सा प्रोसीजर है, कौन से प्रोसेस है, बैंक नया अकाउंट ओपन, नया फॉरेन कंपनी फॉर्म करने के लिए क्या प्रोसीजर है, उस पर मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने बस जो आंसर से क्वेश्चन से आंसर, क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर रट्टा मार लिया। लेकिन एग्जाम में क्या प्रॉब्लम हुआ कि इस बार उन्होंने कुछ रिपीट क्वेश्चन ही नहीं दिए। मतलब जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसमें कुछ रिपीट क्वेश्चंस ही नहीं थे, हार्डली 10-15 मार्क्स के रिपीट क्वेश्चंस होंगे, बाकी के सारे क्वेश्चंस वर फॉर्म्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स व्हिच इज फ्रॉम द मॉड्यूल। तो जो लोगों ने खाली क्वेश्चंस किए थे उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो ये फ्री एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा कि बस क्वेश्चंस मत करके जाओ, पूरे कॉन्सेप्ट्स करो और उसके साथ क्वेश्चन करोगे ना तो आपको एग्जामिनेशन जरूर आने वाला है, क्योंकि लॉ इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बेसिकली लॉ का पेपर कैसा रहता है, हिस्ट्री कैसी रही है लॉ की कि क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 4 साल पुराना, 5 साल पुराना वो वापस डाल देंगे, कुछ नया नहीं पूछेंगे, या तो नया पूछेंगे तो भी 30 मार्क का पूछेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स विल बी रिपीट। But now the trend is they are asking new questions, they are making new questions and making the paper a little difficult and lengthy. So in order to score good marks, you need to focus totally on the concepts. भले ही क्वेश्चंस आपको देखने ही है, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के भी होते हैं। भले ही आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया, लेकिन उसमें से भी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ ग्रिप ऑन द क्वेश्चंस, बट व्हाट आई विल से इज फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट्स। So first point was very important कि don't only do questions or don't only do concepts, more focus on concepts and questions will be side by side. लेकिन एग्जाम के लास्ट दिन प्लीज, ये अभी बता रहा हूं मैं, एग्जाम के लास्ट दिन मैंने जो गलती की थी कि लास्ट डे 1.5 डेज में आई डिड क्वेश्चंस। So don't do questions in the last 1.5 day, do concepts because concepts will fetch you marks. कहीं एक क्वेश्चन आ गया और आपने वो पढ़ा है, कहीं तो याद है, तो आप कुछ ना कुछ तो लिख पाओगे, 5 में से आपको 2 मार्क, 2.5 मार्क तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। तो ना पहले कॉर्पोरेट लॉ की बात करते हैं। जैसे आप सब लोगों को पता होगा, इसमें कुछ नया नहीं है कि बीओडी के 3 चैप्टर्स है, क्वालिफिकेशन का, रेम्यूनरेशन का और मीटिंग्स का। तो ये तीनों चैप्टर आपको अराउंड 25 to 27 या फिर 25 to 30 मार्क्स भी दे सकते हैं एग्जाम में। आप चाहे तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसमें से कंफर्म आपको 25 एंड अबव मार्क्स का बीओडी का वेटेज दिखने ही वाला है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थियरी एंड एमसीक्यू, बट 25 to 30 मार्क्स ओनली फॉर 3 चैप्टर्स बीओडी। और क्या चाहिए तुम्हें? तो सबसे पहले लॉ की पढ़ाई जब करना शुरू करोगे तो बीओडी पे फोकस करो। बीओडी पे ऐसी ग्रिप होनी चाहिए ना कि 25 में से 20 मार्क्स तो मेरे पॉकेट में है, मुझे बस और 40 लाने पास होने के लिए, और आगे के जो भी मार्क्स मिलेंगे इट विल बी बोनस फॉर मी। तो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन बीओडी के कॉन्सेप्ट्स एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन बीओडी के क्वेश्चंस आल्सो। सो बीओडी शुड बी इन योर हैंड, इट शुड बी योर स्ट्रेंथ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तीनों चैप्टर्स बड़े हैं, डिफिकल्ट है, बहुत से कॉन्सेप्ट्स है, बहुत रेशोज है, मीटिंग में क्या कोरम होना चाहिए, सारी चीजें आपको याद रखनी ही पड़ने वाली है। तो बीओडी शुड बी योर स्ट्रेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आते हैं 3 चैप्टर्स, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमालगमेशन, एंड द थर्ड चैप्टर इज प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो ये तीनों चैप्टर में मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ था, ये तीनों चैप्टर्स में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता था कि अगर आपको ऑपरेशन का कंप्लेंट रेज करना है तो व्हाट शुड बी द रेशियो, कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने में से कितने मेंबर्स होने चाहिए, 3/4, 1/3, 2/3। तो ये सारी चीजें कंफ्यूजिंग है। तो ये जो 3 चैप्टर बताए ना मैंने, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन,
compromise arrangement amalgamation and prevention of operation mismanagement. Study these 3 chapters in sync. एक के साथ एक पढ़ाई करो, मतलब एट अ टाइम पढ़ाई करो इन 3 चैप्टर्स की। हाँ, ये चैप्टर में ये लिखा है, वो चैप्टर में ऐसा था, इस चैप्टर में ऐसा है, क्योंकि भले ही तीनों चैप्टर पूरे अलग है, लेकिन इसमें से जो रेशियोज वगैरह है ना कि मीटिंग का कोरम क्या होना चाहिए या फिर XYZ थिंग्स, आपको चैप्टर करने के टाइम पे पता चल जाएगा कि हाँ, ये तीनों चैप्टर साथ में करूंगा तो मुझे याद रखने में आसानी होगी। अगर अलग अलग करूंगा तो कई बार आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में से कि प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी ना ऐसे डायरेक्टली लिखने वाले कि प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन का क्वेश्चन है ये, या फिर ऐसा वो वर्ड नहीं मिलने वाला आपको। तो बहुत बार आपको ये कंफ्यूजन भी हो सकता है कि अरे क्वेश्चन कहां से पूछा गया है भाई एग्जैक्टली। तो ये तीनों चीजें हो गई। फिर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्लीज ये ऑप्शन को मत छोड़ो, बहुत लोग ये ऑप्शन को छोड़ते हैं। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, 3-4 कॉन्सेप्ट है, घुमा फिरा के उठा के वही पूछने वाले हैं वो आप लोगों को, सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसका क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो, इसका कॉन्सेप्ट्स में कुछ वैल्यूएशन ज्यादा होगा नहीं, तो क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो। फिर ये जो 4 चैप्टर मैं अगले बताने वाला हूं, इसके सिर्फ क्वेश्चन किए तो भी चलेगा, एंड ट्रस्ट मी इसके सिर्फ क्वेश्चन किए तो भी चलने वाला है। तो 2000 मिसलेनियस प्रोविजंस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, एडजुडिकेशन, एनसीएलटी एंड ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग पे क्वेश्चन ज्यादातर आता नहीं है, लेकिन आया तो 5 मार्क या फिर 8 मार्क के लिए कोई नोटिस ड्राफ्ट करो या फिर कुछ भी ड्राफ्ट करने के लिए आ सकता है। तो एक बार ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट देख लो, तो एग्जाम में आता है, तो यू कैन राइट इट ऑन योर ओन ऑल्सो। बट मिसलेनियस प्रोविजंस, कंपाउंडिंग एंड एनसीएलटी, इसके सिर्फ क्वेश्चंस करके जाओ, बिकॉज भले ही ये किसी ने सी कैटेगरी में डाल दिया होगा, लेकिन वी डोंट वांट टू मिस ऑन दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। अगर कुछ ए कैटेगरी का हमें नहीं आता या फिर हमें नहीं याद आ रहा है, तो सी कैटेगरी विल हेल्प अस। भले ही जो सी कैटेगरी है, ऐसा मैं तो कुछ बता नहीं रहा हूँ, लॉ के लिए सी कैटेगरी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी ने सी कैटेगरी में डाला होगा तो भी मैं बता रहा हूँ, इसकी वजह से प्लीज इसके क्वेश्चंस कर लो प्लीज, ठीक है। फिर एक आता है सेबी। तो सेबी में क्या प्रॉब्लम है, पेनल्टीज या फिर वही सेबी का नंबर्स, परसेंटेजेस, रेशियोज, कहाँ पे 2 करोड़ पेनल्टी है, कहाँ पे 10 करोड़ है, कहाँ पे 25 करोड़ पेनल्टी है। तो आपको ये सारी पेनल्टीज सेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी के सेबी का चैप्टर वैसे तो इतना बड़ा नहीं है, तो अगर आप एक दिन आधा दिन भी बैठते हो, सुबह 6 बजे बैठते हो, तो अराउंड 12 o'clock और 1 PM यू कैन हैव अ गुड ग्रिप ऑन सेबी। तो सेबी मतलब ऐसा थोड़ा लोग डर रहे थे कि यार सेबी मैंने अभी तक टच भी नहीं किया, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं उसमें से, सिर्फ जो ध्यान रखने के लिए छोटी छोटी चीजें है, पेनल्टीज ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें से। सारे करोड़ और मतलब लैक्स में कुछ है ही नहीं सेबी में, ज्यादातर सारे 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ ऐसे ही सारे पेनल्टीज है, तो एक अच्छे से वो याद रखना। फिर नाउ लेट्स मूव टू इकोनॉमिक लॉज। तो इकोनॉमिक लॉज में सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगता है इकोनॉमिक लॉज में जो आपको फोकस करना चाहिए, दैट इज पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो पीएमएलए में कैसा होता है, क्वेश्चंस हर बार पीएमएलए से आपको मिलने ही वाले हैं। अभी ऑब्वियसली इकोनॉमिक लॉस का हर एक चैप्टर से टेस्ट किया ही जाता है लॉ के पेपर में, लेकिन पीएमएलए में कैसा होता है, अभी ट्रेंड कैसे चल रहा है कि जो रिपीट क्वेश्चंस है ना वो नहीं पूछ रहे, रिपीट छोड़ के भी और कुछ कॉन्सेप्ट्स बाकी है जिसपे अभी तक आईसीएआई ने क्वेश्चंस नहीं पूछे, तो उसमें से आपको टेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग कैसे किया जाता है, तो उसके 3 स्टेप्स है, लेयरिंग, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन फर्स्ट पेज पे आपको मिलेगा आईसीएआई मॉड्यूल के, लेकिन इस पे कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है अब तक। तो आपके अटेम्प्ट में शायद आ सकता है कि व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो प्रिवेंशन, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, तो ये आपका आंसर है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो खाली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाओगे तो आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन ये आपके मॉड्यूल में ही है। तो पीएमएलए का क्वेश्चंस पे फोकस मत करो, चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करो, चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करो। फिर आता है एफसीआरए एंड फेमा। तो एफसीआरए एंड फेमा के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स भले ही अलग होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यूएस डॉलर्स और ऐसी सारी चीजें दोनों चीजों में कॉमन है। तो आपको ये चैप्टर भी सिंक में पढ़ने की मैं आपको सलाह दूंगा कि फेमा एंड एफसीआरए, स्टडी दिस चैप्टर्स इन सिंक। फेमा थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो फेमा के भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी आपको लगता है कि हाँ इससे क्वेश्चन आ सकता है या फिर इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो फोकस ऑन दैट। फिर आता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, इट इज अगेन अ वेरी इजी चैप्टर, मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स में आपका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, ट्रस्ट मी। फिर आईबीसी कोड, आईबीसी 2016, तो आईबीसी का अभी नया अमेंडमेंट आया है, तो लास्ट आइटम में जो अमेंडमेंट आया था पीपीआईआरपी, तो उस पे फोकस करो। मुझे लगता है हमारे आइटम में पीपीआईआरपी पे क्वेश्चन आया था, लेकिन हु नोस वापस भी वो डाल सकते हैं, या फिर आईबीसी का पूरा चैप्टर देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन मैं आपको चाहे तो नेक्स्ट वीक में आईबीसी पे एक वीडियो डालूंगा, तो उसमें पूरा आईबीसी एक पेज पे आ सकता है पूरा आईबीसी, बिकॉज स्टार्ट से प्रोसेस एंड तक, बैंकरप्ट होने तक क्या प्रोसीजर है, ये बहुत इजी है। अगर आपको एक बार फ्लो समझ गया ना चैप्टर का, तो आईबीसी जितना इजी चैप्टर नहीं है। तो आईबीसी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है, लेकिन आईबीसी अगर आप
एक बार एक रीडिंग में करने का चैप्टर, लेकिन वो अगर आप उठते हो लंच के लिए फिर डिनर के लिए एक बार उठते हो तो पूरा लिंक ब्रेक हो जाएगा। तो आईबीसी का स्टार्ट करो कि हाँ पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, फिर फाइनेंशियल क्रिएटर्स साथ में आ गए, फिर आगे क्या हुआ, फिर सीओसी बना, फिर आगे क्या हुआ। तो एक बार आपको पूरा ग्रिप आ जाएगा कि हाँ ये चैप्टर में क्या क्या दिया है, तो आपको पूरा अच्छे से ग्रिप आके आप ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अभी मैं थोड़े आपको एग्जाम रिलेटेड टिप्स देता हूँ कि अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर पूरा बाकी है और अक्टूबर पूरा बाकी है। तो सितंबर में मैं आपको एक टिप दूंगा कि लॉ का अभी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो डोंट गिव अ फुल डे टू लॉ, गिव अ हाफ डे, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ टू लॉ। पूरा टाइम अभी लॉ को मत दो, चाहे तो 10-15 दिन कंटिन्यूसली लॉ करो सेकंड हाफ ऑफ द डे, या फिर कंटिन्यूसली लॉ करो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। लेकिन अक्टूबर जब आएगा तो अक्टूबर में यू हैव टू गिव फुल डे टू लॉ। भले थेरी पूरा दिन आपका थोड़ा टीडियस हो सकता है या फिर टायरिंग हो सकता है ब्रेन के लिए, लेकिन वो टायरिंग अक्टूबर में हुआ तो चलेगा। सितंबर में कीप इट गुड पेस, एवरेज पेस पे चलो, आधे दिन ही थ्योरी करो, आधे दिन प्रैक्टिकल पे फोकस करो। तो अक्टूबर में लेकिन पूरा दिन आपको थ्योरी करना ही पड़ेगा, आपको अच्छे से 4 से 5 दिन लॉ को देने पड़ेंगे और पूरा लॉ ग्रिप में लाना पड़ेगा। तो ये टिप था कि सितंबर में डू लॉ फॉर द हाफ डे एंड इन अक्टूबर गिव इट फुल डे। नाउ वन मोर टिप कि लॉ में कैसा है, बहुत सी जगह पे आपको जैसे मैंने बताया परसेंटेजेस, नंबर ऑफ डेज, रेशोज, पेनल्टीज, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कोरम या फिर जो भी है, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी जगह पे क्या क्या दिया है। 2/3, 1/3, कोरम इतना होना चाहिए, फिर इतनी पेनल्टी है, या विच एवर इज लोअर विच एवर इज हायर। तो ये आपको कोई इसका सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, याद रखना पड़ेगा, और इससे आपके एमसीक्यूज के मार्क्स बहुत बढ़ने वाले। तो अगर ये पूरा बुक आप देखोगे तो हर एक जगह पे फैला हुआ है ये सारा। तो इट इज इन योर हैंड टू मेक अ स्मॉल बुक। मैं हमेशा बोलता हूँ एक छोटी सी बुक करो, उस बुक में एक चैप्टर का नाम लिखो हर एक पेज पे, या फिर एक पेज पे लिखो, 3-4 पेजेस छोड़ दो, फिर अगले पेज पे नया चैप्टर का नाम लिखो, और फिर हर चैप्टर में जितने भी रेशियोज, पेनल्टीज, XYZ थिंग्स है ना जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है और जो आपको याद नहीं रहने वाली, तो ऐसे सारी चीजें लिख लो और एग्जाम के दिन सुबह वो पढ़ो। हु नोज एमसीक्यू आ गया तो पूरे 4 से 5 एमसीक्यू आ गए तो आपके 4 से 5 मार्क फिक्स हो जाएंगे, अगर वो छोटी सी बुक आप पढ़ के जाते हो एग्जाम के टाइम पे। तो मैंने ये किया था और मुझे उसका फायदा हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। सो मेक अ स्मॉल बुक, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। जैसे मैंने पहले भी बताया कि लॉ की थ्योरी और ऑडिट की थ्योरी अलग है, तो यहाँ पे ज्यादा रट्टा मारने की कोशिश मत करो कि हर एक लाइन मैंने रट्टा मार ली, हर एक सेंटेंस मैंने मैच कर लिया, ऐसा होने भी वाला नहीं है। ऑडिट में वो करना पड़ता है, तब मार्क्स नहीं मिलते, वो नहीं किया तो। लेकिन लॉ के लिए अलग है, लॉ के लिए प्रोविजन लिख ली, प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजन को अंडरलाइन कर लिया, एग्जामिनर गिव यू फुल मार्क्स, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज थी लॉ के पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। तो पेपर प्रेजेंटेशन में अगर आंसर आता है तो डायरेक्टली पैराग्राफ में लिखना शुरू मत कर दो कि हाँ मुझे आता ही आंसर, ये सेंटेंस लिख दिया मैंने, बीच में कई प्रोविजन लिख दी, बीच में कंक्लूजन ला के वापस नीचे देयरफॉर लिख दिया, ऐसा मत करो। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखो, सबसे पहले लिखो फैक्ट्स ऑफ द केस। भले 5 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, फैक्ट्स ऑफ द केस में आपको जो क्वेश्चन पढ़ के बस 2 लाइन इंपॉर्टेंट लिख देनी है फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दिया, नीचे लिखा प्रोविजन जो आपको याद है अच्छे से, एज पर द कंपनीज एक्ट, एज पर द सेक्शन याद है तो ठीक है, नहीं है तो मत लिखो। मैंने ट्रस्ट में एक भी सेक्शन का नाम नहीं लिखा है, और आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि सेक्शन का नाम नहीं लिखा तो भी चलता है। तो जो आपको पहले से पता है जस्ट ट्रस्ट ऑन इट, सेक्शन का नाम नहीं लिखा तो भी चलता है। प्लीज सेक्शन याद रखने में टाइम वेस्ट मत करो। अकॉर्डिंग टू अ सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट या फिर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट इज सफिशिएंट। तो पहले था फैक्ट्स ऑफ द केस, सेकंड पैराग्राफ वाज प्रोविजंस। प्रोविजन अच्छे से लिखो, प्रोविजन में आपको एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। और फिर नीचे लिखो कंक्लूजन, प्रोविजन के साथ में फैक्ट्स ऑफ द केस का भी ऐड करना है। तो ये प्रोविजन है और प्रोविजन में ही जो क्वेश्चन दिया है तो इस हिसाब से मेरा कंक्लूजन ये बनता है, और फिर नीचे कंक्लूजन लिखे देयरफॉर इन द गिवन क्वेश्चन XYZ। तो ये 3 स्टेप में आपका आंसर होना चाहिए। तो आपको आंसर अच्छा भी दिखेगा आपका आंसर, और एग्जामिनर को समझ में भी आएगा कि आपको प्रोविजन भी आता है, आपको कंक्लूजन के भी मार्क्स दे देगा वो, और फैक्ट्स ऑफ द केस कि अगर मार्क्स अलॉट किए हैं ऐसे है ना तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये था पेपर प्रेजेंटेशन का। और फर्स्ट ग्रुप में लॉ का पेपर होता है, चौथा पेपर, तो जिनका बस एक ही ग्रुप है तो उनका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा होता है फोर्थ पेपर की। बस आज लास्ट पेपर है, आज घर जाने के बाद ये करूंगा, फ्रेंड्स के साथ ये करूंगा, पार्टी करूंगा, फोन ऑन करूंगा, सोशल मीडिया ऑन करूंगा। तो जैसे 4 बजते ना, 2 बजे पेपर शुरू होता है, 4 बजते तो पता नहीं बैक ऑफ द माइंड इधर कहीं तो शुरू हो जाता है कि बस 1 और घंटा हो गया, फिर नीचे फ्रेंड्स रुके हैं या फिर शाम को 7 बजे पार्टी प्लान्ड है तो मैं जाऊंगा। लेकिन ये लास्ट पेपर का प्लीज प्रॉब्लम वो क्रिएट मत होने दो। लास्ट पेपर है लेकिन वो भी आपको इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहला FR का पेपर था। तो FR के पेपर के टाइम पे जितना सीरियस थे ना, तो उतना ही सीरियस लॉ के पेपर पे भी रहो। भले वो लास्ट पेपर एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा कंट्रोल करके पेपर को जाओ, और पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। तो लॉ का बस इतना ही था मेरे साइड से, लॉ का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
बस फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, फोकस ऑन द प्रोविजंस एंड यू विल स्कोर एक्सेलेंटली। नाउ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे पहले लॉ में बहुत कम मार्क्स थे और अभी मेरा 58 स्कोर हो गया, अराउंड 20-25 मार्क्स मेरे बढ़ गए। तो मैंने क्या किया, तो मैंने बस इतना ही फर्क किया था कि आई फोकस मोर ऑन प्रोविजंस एंड नॉट ओनली क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। सो अगर ये टिप आपको पसंद आई तो प्लीज यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट, एंड आई एम कमिंग विद मोर वीडियोज एंड मोर स्ट्रेटेजीज। तो मेरे साइड से इतना ही था। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।